हम फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी में हम जो यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं वो है फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी की किताब का यूनिट नंबर 2। यूनिट का टाइटल क्या है? द अर्थ। उसके अंदर टोटल 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर हमने कर लिया था द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। दूसरा चैप्टर भी हमने कर लिया इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आज हम उस यूनिट नंबर 2 द अर्थ का तीसरा चैप्टर करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके वाया आपको ये बताया जाएगा कि आज की डेट में कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस की जो पोजीशन है, क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी या इसमें कोई बदलाव आए। कॉन्टिनेंट्स की बदलती पोजीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। आज जो कॉन्टिनेंट जिस लैटिट्यूड पे है वो उस लैटिट्यूड पे होने वाले टेम्परेचर और अदर वेदर फिनोमेना से प्रभावित है, तो वहाँ पर फ्लोरा फौना वैसा ही। लेकिन किसी समय में हो सकता है कि अगर पोजीशंस बदलती रही हैं कॉन्टिनेंट्स की, तो हो सकता है कि यही कॉन्टिनेंट किसी समय में किसी ऐसे लैटिट्यूड पे होगा जहाँ पर उसके मौजूदा टेम्परेचर से बहुत अलग टेम्परेचर हो। तो उस समय में वहाँ पर फ्लोरा यानी कि वेजिटेटिव लाइफ, दैट इज़ द प्लांट किंगडम, एंड फौना दैट इज़ द एनिमल लाइफ, द एनिमल किंगडम, उस समय में वहाँ फिर अलग हों। तो बहुत सी सारी चीज़ें, जैसे कि प्राचीन पर्यावरण, प्राचीन वातावरण कैसा था, पैलियो क्लाइमेट, ये समझने में हमें कई तरह से मदद होती है। सो ऐसे में इसको स्टडी किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर कि ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स आज जहाँ प्लेस्ड हैं, ये प्लेसमेंट किन कारणों से है। क्या आगे भी इनकी प्लेसमेंट यही रहेगी, इनकी यही पोजीशन रहेगी, या वो बदल जाएगी। और क्या हमेशा से इनकी पोजीशन ऐसी ही थी या कभी कुछ और थी। इसी में फिर आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, उसके फेवर में एविडेंसेस दिए जाएंगे। इसी में आगे जा कर के कॉन्टिनेंट्स अगर ड्रिफ्ट होते हैं तो उन्हें ड्रिफ्ट करवाने के लिए कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, ये स्टडी किया जाएगा। और हम उन फोर्सेस तक कैसे पहुँचे, अब उस जर्नी को भी समझेंगे। उसी में आगे जा कर के हम टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, इन सब चीज़ों को समझेंगे। जब हम टेक्टोनिक प्लेट्स समझेंगे तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज़ को स्टडी करेंगे और उसके जो आउटकम हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, हम उन्हें भी स्टडी करेंगे। तो बहुत कुछ आप इस चैप्टर में करने वाले हैं। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट और फिनोमेनाज बनने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम इस विचार से कि आज जब हम अर्थ के सरफेस को देखते हैं, 29% surface of the earth is continent. Rest of the surface of the earth, that is 71%, is water, that is ocean. जो टोटल सरफेस है अर्थ का, उसका 29% कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, और बाकी सारे पे महासागर हैं 71% पे। क्या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमेशा से ऐसा ही था? इसको जानना ज़रूरी है। जब डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश की गई तो ये पाया गया कि हमेशा से शायद ये ऐसा नहीं था। कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन पहले कुछ और थी, ओशियंस की कुछ और थी, और आगे भी पोजीशन बदलती रहने वाली है। इस ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया गया और अलग अलग साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स ने, कार्टोग्राफर्स ने, जियोलॉजिस्ट ने समय समय पर अपने विचार रखे। हम उन सारे विचारों को भी देखेंगे। तो शुरुआत में चैप्टर ये कहता है कि द पोजीशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बॉडीज़ हैव नॉट बीन द सेम इन द पास्ट। जो कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बॉडीज़ की पोजीशन रही है वो सेम नहीं रही है पास्ट में, और आगे फ्यूचर में भी नहीं रहने वाली है। सवाल खड़ा हुआ कि व्हाट वर देयर पोजीशंस इन द पास्ट, तो फिर पास्ट में उनकी पोजीशन क्या थी। अगला सवाल, व्हाई एंड हाउ डू दे चेंज देयर पोजीशन, क्यों और कैसे कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस अपनी पोजीशन चेंज करते रहे। अगला क्वेश्चन, हाउ साइंटिस्ट नो दिस,
साइंटिस्टों को ये कैसे पता चला कि कॉन्टिनेंट्स पास्ट में उस पोजीशन पे थे जिस पोजीशन में वो आज नहीं है? तो साइंटिस्ट ये कैसे जान पाए कि कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन बदलती रही, ओशियंस की पोजीशन बदलती रही और आगे भी बदलती रहेगी? ये कैसे जान पाए वो? हाउ हैव दे डिटरमिन्ड देयर अर्लियर पोजीशंस? कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस की जो पहले की पोजीशन थी, जो कि साइंटिस्ट के एग्जिस्टेंस के, आज के एग्जिस्टेंस के उनके समय से कई मिलियन ईयर्स अगो पहले रही थी, साइंटिस्ट कैसे कंक्लूड कर पाए, कैसे डिटरमिन कर पाए उन पोजीशंस के बारे में? इन सभी सवालों का जवाब चैप्टर अब अपने इन थ्योरीज़ के वाया देना शुरू करेगा। तो अगर कॉन्टिनेंट्स अपनी पोजीशन पर जिस समय में तब थे आज उस पोजीशन पर नहीं हैं, तो इसका मतलब कॉन्टिनेंट्स उस पोजीशन से ड्रिफ्ट हुए हैं, कॉन्टिनेंट उस पोजीशन से हिले हैं, कहीं चले गए हैं। आज महाद्वीप जहाँ हैं पहले वहाँ, यहाँ जहाँ पर आज हैं यहाँ पर हमेशा से नहीं थे, कहीं और से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ड्रिफ्टिंग हुई है। इसलिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स में, वो टॉपिक मेन यहाँ पे ड्रिफ्ट का है, एंड दैट टॉपिक इज़ अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ओके, इसके कॉन्टेक्स्ट में वो आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिकली इस चीज़ की ओर बढ़ें, इसको सीखें। इसके लिए वो आपको कुछ ऑब्ज़र्व करने को कहते हैं। और क्या ऑब्ज़र्व करने को कहते हैं? वो कहते हैं कि ऑब्ज़र्व द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशियन। व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व? वो कहते हैं कि आप अटलांटिक ओशियन की कोस्ट लाइन देखिए और फिर बताइए कि आपको क्या ऑब्ज़र्व हुआ। ये आप यकीनन बताएंगे। पहले मैं आपके सामने कोस्ट लाइन प्रेजेंट कर देता हूँ, आप उसे समझ लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि वो आपसे क्या समझना चाहते हैं। देखिए, हम अटलांटिक ओशियन की बात कर रहे हैं। यहाँ से इस तरह से एस शेप का, ये एस बनता है, इंग्लिश का लेटर एस, ये एस शेप का अटलांटिक ओशियन है। वो ये कहते हैं कि अटलांटिक ओशियन की कोस्ट लाइन देखिए। तो अगर ये अटलांटिक ओशियन है तो इस अटलांटिक ओशियन की इस तरफ, यानी कि दिस वन, ये ईस्टर्न कोस्ट लाइन है, और इस अटलांटिक ओशियन की इस तरफ ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन है। मतलब अटलांटिक ओशियन की जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है वो नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न कोस्ट लाइन है। ओके, और इसी तरह से जो अटलांटिक ओशियन की ईस्टर्न कोस्ट लाइन है वो यूरोप एंड अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट लाइन है। ओके, अब ऐसे में ये जो कॉन्टिनेंट, ये जो अटलांटिक ओशियन है, आप ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर ये जो एक्सटेंडेड हिस्सा है साउथ अमेरिका का, इसे मैं आगे ले जाऊं तो ये एक्सटेंडेड हिस्सा सीधा यहाँ पर घुसा दिया जाए तो ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्टली फ़िट हो जाएंगे आपस में, परफेक्टली फ़िट हो जाएंगे आपस में। तो आप यहाँ पर देखिए, कोस्ट लाइन अगर यहाँ से अंदर जाती है तो कोस्ट लाइन यहाँ से उतनी ही बाहर जाती है। कोस्ट लाइन अगर यहाँ से अंदर, तो कोस्ट लाइन अगर यहाँ पर अंदर गई तो उतनी ही कोस्ट लाइन यहाँ से बाहर आई। कोस्ट लाइन अगर यहाँ पे अंदर को होती है तो उतनी कोस्ट लाइन यहाँ पर बाहर को भी होती है। तो ध्यान से देखा जाए तो अटलांटिक ओशियन की ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट लाइन एक तरह की कंप्लीट सिमिट्री दिखाती है कि वो सिमिट्री में है, एक सिमिलैरिटी नज़र आती है। ये सिमेट्री, ये सिमिलैरिटी ही बेस बनी इस बात के विषय में विचार करने का कि क्या इस अटलांटिक ओशियन के वेस्ट में जो दो कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दैट इज़ द टू अमेरिकाज़, और इस अटलांटिक ओशियन के ईस्ट में जो यूरोप है और अफ्रीका है, क्या ये चारों लैंड मास, ये चारों कॉन्टिनेंट कभी इकट्ठे रहा करते थे? क्या ये कभी जॉइंट थे? इसी कारण से जब ये अलग हुए तो उसके बीच में जो गैप आया, उस गैप में पानी भरा और वो अटलांटिक ओशियन हो गया। क्या इसीलिए ये अटलांटिक ओशियन की दोनों ही तरफ की कोस्ट लाइन सिमिट्री में हैं और सिमिलर हैं?
तो ये ऑब्जर्वेशन से आगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। तो वो आपसे कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे आप अगर समझना चाहें तो आपको पहले ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशियन, देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपका आंसर ये है कि द कोस्ट लाइन ऑन ईदर साइड ऑफ द ओशियन इज़ इन सिमिट्री। जो दोनों ही ओशियन के दोनों तरफ की कोस्ट लाइन है वो सिमिट्री में है। द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस सिमिलैरिटी वाज दैट टू अमेरिकाज, यूरोप एंड अफ्रीका टू बी वंस जॉइंड टुगेदर। इस सिमिलैरिटी के पीछे की जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि किसी समय में दोनों अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जॉइंड थे, यानी कि इकट्ठे ही थे। ओके, दैट्स वाई देर इज़ अ सिमिट्री एंड दैट्स वाई देर इज़ अ सिमिलैरिटी ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द कोस्ट लाइन। ओके, तो यहाँ से फिर कहानी आगे बढ़ गई। हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को समझेंगे और उसके फेवर में दिए गए एविडेंसेस को भी समझेंगे। लेकिन इन चीज़ों के पीछे अगर हम साइंटिफिकली रिकॉर्ड ढूंढने जाएं तो हमारे पास अवेलेबल साइंटिफिक रिकॉर्ड्स जिस समय के हैं वो ये बताते हैं कि जो अब्राहम ऑर्टेलियस वाज द पर्सन जो कि नीदरलैंड से हैं, डच स्पीकिंग पर्सन है, द डच कार्टोग्राफर हैं, मैप बनाने का काम करते थे और भी बहुत से काम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं ने ही पहला मॉडर्न एटलस बनाया। जिन एटलस के वाया हम स्टडी करते हैं वो फर्स्ट मॉडर्न एटलस बनाने का काम अब्राहम ऑर्टेलियस ने किया। इन्होंने ही वो पहला थिएटर बनाया जो मॉडर्न टाइम में थिएटर के रूप में जाना जाता है, और इन्हीं के ज़िम्मे गया है कि इन्होंने ही पहली बार ये बात बताई दुनिया के सामने कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं। ओके, सो अब्राहम ऑर्टेलियस वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये ऑब्जर्वेशन लोगों के सामने रखी। So it was Abraham Ortelius, a Dutch map maker, that is from Netherlands, who first proposed such a possibility as early as 1596. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जैसी पॉसिबिलिटी को 1596 में ही प्रपोज कर दिया था अब्राहम ऑर्टेलियस ने। और वो पॉसिबिलिटी क्या थी जो उन्होंने 1596 में बताई थी? दैट कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्टेड फ्रॉम इट्स अर्ली पोजीशंस, कि कॉन्टिनेंट्स अपनी अर्ली पोजीशन से ड्रिफ्ट हुए हैं। सो इट वाज अब्राहम ऑर्टेलियस, अ डच मैप मेकर, हु फर्स्ट प्रपोज्ड सच अ पॉसिबिलिटी एज अर्ली एज 1596 दैट कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्टेड फ्रॉम इट्स अर्ली पोजीशंस। फिर उसके बाद आए एंटोनियो पेलेग्रिनी ने कॉन्टिनेंट्स जब जॉइंट थे, इकट्ठे थे सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में, उसका पहला मैप बना के दुनिया के सामने रखा कि कॉन्टिनेंट्स जब इकट्ठे थे तो इस तरह से कॉन्टिनेंट और ओशियन एग्जिस्ट करता था। तो वो मैप दुनिया के सामने लाने वाले एंटोनियो पेलेग्रिनी थे। ओके, पहली बार ये बात प्रपोज की, दैट इज़ अब्राहम ऑर्टेलियस, और एंटोनियो पेलेग्रिनी ने उसका मैप रखा। सो एंटोनियो पेलेग्रिनी ड्रू अ मैप showing the three continents together. Okay, 3 continents together, नॉर्थ अमेरिका मतलब दोनों अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, यूरोप उसके साथ एशिया मैंने यूरेशिया, तो यूरेशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका, ये 3 कॉन्टिनेंट एक साथ दिखाने का काम एंटोनियो पेलेग्रिनी ने किया पहली बार। असल कहानी की शुरुआत हुई जब बारी आई 1912 में एल्फ्रेड वेगनर की। तो वेगनर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एल्फ्रेड वेगनर ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट बाय पॉइंट विद एविडेंस एक थ्योरी प्रेजेंट की। इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसे कई बारी वेगनर की ड्रिफ्ट थ्योरी कह देते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जब भी एमसीक्यू आएगा ये एल्फ्रेड वेगनर की है। ये एक जर्मन मीटेरोलॉजिस्ट थे।
ओके, मौसमों की पढ़ाई किया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। तो अ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दुनिया के सामने रख दी। ओके, सो इट वाज एल्फ्रेड वेगनर, अ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, who put forth a comprehensive argument in the form of the continental drift theory in 1912 regarding the distribution of the oceans and the continents. तो ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में जो थ्योरी पेश की वो एल्फ्रेड वेगनर ने की, और कैसे की, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के सिद्धांत के वाया। ओके, तभी वो बता पाएंगे ना कि कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं आज। थ्योरी क्या है उनकी? थ्योरी उनकी ये कहती है कि आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ का बनने का समय है 45 मिलियन 100 ईयर्स अगो। तो आप समझिए 4600 मिलियन ईयर्स अगो। अब 4600 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ के बनने का समय, और सिर्फ 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले वो ये कहते हैं कि सभी कॉन्टिनेंट्स जो आज आपको दिखते हैं वो आपस में जुड़े हुए थे, और इसको वो कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये था। यानी कि जिस समय में अगर हम अर्थ के टाइम को बांटते हैं तो अलग अलग तरह से बांटते हैं, उसमें ईयन भी हैं, ईपोक हैं, एरा हैं, पीरियड हैं, एजेस हैं, ऐसा। तो अगर हम इस तरह से बांटें तो वो कहते हैं कि आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि मेसोजोइक एरा के समय में, आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो मेसोजोइक एरा के समय में एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो सारे कॉन्टिनेंट्स से जुड़ करके बना था। उसको वो कहते हैं द सुपर कॉन्टिनेंट पैनजिया। पैनजिया दो शब्दों से बनता है। पैन मने ऑल, कोई भी चीज़ जब ऑल सब लेवल पे हो तो पैन कहते हैं हम उसे, और जिया मने अर्थ। जिया ज्योग्राफी आप करते ही हैं, सो ऑल अर्थ मने पैनजिया। तो दैट वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट वेयर ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर कंबाइंड टुगेदर 200 मिलियन ईयर्स अगो इट वाज द सिचुएशन। और ये पैनजिया जो है द सुपर कॉन्टिनेंट, ये चारों तरफ से कवर्ड था एक मेगा ओशियन से। दो था ऑल वाटर मने पैन थालासा, तो पैन थालासा। So Pangaea was surrounded by the Panthalassa. A supercontinent was surrounded by the mega ocean. It was 200 million years ago. But during the 200 million year ago, the supercontinent Pangaea started breaking. वो टूटना शुरू हो गया, और जब वो टूटना शुरू हुआ तो शुरुआत में उसके दो बड़े प्राइमरी ब्लॉक बने। एक द नॉर्दर्न ब्लॉक जिसका नाम है लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और एक द साउदर्न ब्लॉक जिसका नाम है गोंडवाना लैंड। किसी समय में वो जो नॉर्दर्न ब्लॉक था दैट इज़ लोरेशिया और अंगारा लैंड, आज का जो अमेरिका है वो, और यूरोप और एशिया का हिस्सा यूरेशिया। तो अमेरिका और यूरेशिया उस अंगारा लैंड यानी कि लोरेशिया का पार्ट थे, और आज के साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया, ये पार्ट हुआ करते थे गोंडवाना लैंड के। तो 2 बिग लैंड्स वर देयर। पहले तो एक ही थे सुपर कॉन्टिनेंट। जब पहली बार कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ तो सुपर कॉन्टिनेंट का ऊपर का हिस्सा जब ड्रिफ्ट हुआ तो वो मेन सुपर कॉन्टिनेंट से टूट गया, और वो जो एक ब्लॉक बना, दो अलग ब्लॉक हो गए। एक नॉर्दर्न ब्लॉक है, साउदर्न ब्लॉक। नॉर्दर्न ब्लॉक दैट वाज अंगारा लैंड लोरेशिया, साउदर्न ब्लॉक गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जब धीरे धीरे और ड्रिफ्ट हुए तो और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए, और जो मौजूदा समय में आज हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आए। मतलब एक सुपर कॉन्टिनेंट कंबाइंड था। पहली ड्रिफ्ट जब हुई 200 मिलियन ईयर्स अगो, तो पहले दो बड़े हिस्से बने, एक अंगारा लैंड या तो लोरेशिया और एक गोंडवाना लैंड। आगे फर्दर ड्रिफ्ट चलती रही तो अंगारा लैंड यानी कि लोरेशिया भी फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में टूटा,
और गोंडवाना लैंड भी फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में टूटा, और टूटते हुए मौजूदा समय में एक सुपर कॉन्टिनेंट से निकल करके 7 कॉन्टिनेंट आज आपके सामने एग्जिस्टेंस में हैं। तो टूटते टूटते ये बने, और ये टूटे इसलिए क्योंकि ड्रिफ्ट शुरू हुई उस सुपर कॉन्टिनेंट में, और उसे ड्रिफ्ट के कारण ही आज नतीजा ये है कि जहाँ ये कभी ओरिजिनली पोजीशन थे आज वहाँ नहीं है, वहाँ से अलग हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट हो गए हैं ये वहाँ से। ओके, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो वो लिखा है यहाँ पे, थ्योरी है कि ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड सिंगल कॉन्टिनेंटल मास एंड मेगा ओशियन सराउंडेड द सेम दिस सिंगल कॉन्टिनेंटल मास। द सुपर कॉन्टिनेंट वॉज नेम्ड पेंजिया, दैट इज़ ऑल अर्थ। ऑल अर्थ मने ऑल मने पैन, अर्थ मने जिया। द मेगा ओशियन वॉज कॉल्ड पैंथालासा, दैट इज़ ऑल वाटर। पैन मने ऑल और थालासा मने वाटर। अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा, जो कि 251 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 66 मिलियन ईयर्स अगो तक चलता है मेसोजोइक एरा। अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा Pangaea began separating into the modern continents, hence the supercontinent Pangaea began to split। तो जो Pangaea है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है आज जो कॉन्टिनेंट्स आपके सामने उस रूप में। तो इसका मतलब ये है कि दैट सुपर कॉन्टिनेंट दैट इज़ द Pangaea began to split आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो। Pangaea first broke into 2 large continental mass, that is Laurasia, that is Angara land, and Gondwana land, forming the northern and southern components respectively। So Pangaea first broke into 2 large continental masses. The northern continental mass was Laurasia, that is Angara land, and southern continental mass was Gondwana land। Subsequently आगे आगे they continue, यानी कि Laurasia and Gondwana land, they continue to break into various smaller continents that exist today। okay? अब इसके फेवर में एविडेंस क्या दिए जाते हैं? एविडेंस ये है, सबसे पहला एविडेंस है फर्स्ट वन, द जिग सॉ फिट। जिग सॉ फिट, जैसे पज़ल के 2 हिस्से आपस में एग्जैक्ट फिट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है द जिग सॉ फिट। इसको कहते हैं द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स का आपस में मैच होना। क्या कहता है ये जिग सॉ फिट? देखिए आपको समझाते हैं, मैप्स के वजह इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए, 1 मिनट रुकिए, हाँ मतलब चलने ही दीजिए, कोई बात नहीं। इस इमेज में अच्छे से बताया गया है कि पहले Pangaea किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था और उसके बाद अलग अलग लैंड क्रिएट हुए हैं। इसी पैंथालासा का पार्ट एक समय में हुआ करता था, दैट टेथियस सी एज वेल, वो इसी का पार्ट हुआ करता था। और वही टेथियस सी जो है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में आया, और उसी टेथियन सी में डिपॉजिट हो रहे मटेरियल जब बकल अप हुए, स्क्वीज़ हुए 2 प्लेटों के आपस में टकराने से, तो उसी से हिमालय क्रिएट हुआ है, आपके सामने है। तो अब आप इसे देखिए। देखिए सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि पहले इस तरह से एक कंबाइंड जॉइंट लैंडमास हुआ करता था सिंगल। तो ये Pangaea है, और इसके चारों तरफ ये जो नीले रंग का पानी है वो पैंथालासा है। तो इस Pangaea को आप देखिए, ये यूरेशिया का हिस्सा है, माने यूरोप प्लस एशिया। ये अमेरिका का हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका का हिस्सा है, ये अफ्रीका का हिस्सा है, ये इंडिया का पार्ट है, ये अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। समय आगे बीता और धीरे धीरे और सिचुएशन ये हो गई कि सारे पार्ट एक दूसरे से दूर गए, और उसके कारण ये क्रिएट हो गया। आज मौजूदा स्थिति ये है, साउथ अमेरिका यहाँ पे है, यहाँ से इससे टूट के अलग हुआ है, टूट के अलग हुआ तो ये क्रिएट हो गया अफ्रीका और साउथ अमेरिका, बीच में पानी भर गया। इसी तरह से ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये दोनों दूर जाएंगे और उसका नतीजा है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। नॉर्थ अमेरिका को उठाइए, इसका ये तीखा हिस्सा सीधा यहाँ घुसेड़ दीजिए तो ये जुड़ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडिया है। इंडिया को थोड़ा ऐसा करें तो ओहो वो पेज घूम जाता है। इंडिया अभी इस तरफ मुँह है, सीधा हो जाएगा,
ये इंडिया साफ दिख रहा है आपको, तो वही जा कर के आगे वैसा बन जाएगा। तो उस तरफ है मैप के, वो दिखाया नहीं गया। इस इमेज के बाद भी और इमेज आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। तो शुरुआत में पेंजिया इस रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, सारे यूनिट इसमें दिखाए हैं, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। समय आगे बढ़ा, 2 ब्लॉक बने, ये पहला ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक। तो ये नॉर्दर्न ब्लॉक है, दिस इज़ लोरेशिया या अंगारा लैंड, ये 2 से मिलके बन रहा है यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। और ये है, दिस वन इज़ द गोंडवाना लैंड, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। देखिए कैसे जॉइंट थे एक दूसरे के साथ पूरे। और फिर समय आगे बढ़ा और आपके सामने ये खड़ा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इस तरह से इंडिया उसी के साथ चला गया है। ओके, तो ये इमेज ज़रूरी थी। इस इमेज के बाया और अच्छे से समझ आता है, द फर्स्ट स्प्लिट, जो पहली स्प्लिट हुई 2 हिस्सों में हुई, तो उन 2 हिस्सों में आप यहाँ पर देखिए। ओवरऑल अगर आप ध्यान से इमेजेस को देखें तो वो इमेजेस यही बताती हैं कि दिस होल ओशियन इज़ द पैंथलासा। और जैसे आज भी हमारे बड़े बड़े ओशियंस हैं, उनके छोटे छोटे सराउंडिंग लैंड मास से एसोसिएटेड एरियाज़ को हम सीज़ कह देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए टेथियस सी है। समय के साथ ये कॉन्टिनेंट दूर जाएंगे, इन कॉन्टिनेंट के दूर जाने से ये जो प्लेट है इंडिया बनेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब इधर से लोरेशिया यानी कि यूरेशिया की प्लेट, तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में ये टेथियस सी का पानी फंस जाएगा। ओके, तो ये लोरेशिया है, द अंगारा लैंड, और ये है द गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इस तरह से अलग अलग प्लेटें हैं। इस मैप में बहुत अच्छे से समझ आया। यहाँ पे पैंथलासा ओशियन दिखा हुआ, देखिए इस तरफ भी इस तरफ भी, द होल ओशियन इज़ द पैंथलासा ओशियन। और यहाँ पे बीच में है द टेथियस सी। ये देखिए लोरेशिया किससे मिलके बन रहा है, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका। और ये देखिए आपके सामने आपकी प्लेट्स खड़ी हैं, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, गोंडवाना लैंड। ओके, ये साउदर्न प्लेट बहुत अच्छे से दिखा दी गई है। तो आप देखिए किस तरह से अफ्रीका और साउथ अमेरिका आपस में अटैच्ड हैं। इस तरह से जब कम्प्लीटली जुड़ जाएं, इसको कहते हैं जिग, धंधे में धंधा फंस जाना, जिग सॉ फिट। बिल्कुल ऐसे, कैमरा ऐसे रहने तो बिल्कुल ऐसे एकदम इस तरह से धंधे में धंधा फंस गया, पूरा जिग सॉ फिट हो गया है पूरा। ओके, और ये देखिए अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये देखिए आपका इंडिया धीरे धीरे ऐसे जाते जाते सीधा हो जाएगा। ये आपका पूरा इंडिया पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन सारा। ओके, तो इस तरह से कभी ये इकट्ठे थे, फिर ये थोड़े दूर दूर हुए। आज अगर आप इन्हें इकट्ठा करना चाहें, ये साउथ अमेरिका को पकड़ के अफ्रीका के साथ जोड़ना चाहें, ये बड़े आराम से जुड़ जाएगा। देखिए, इसी को जिग सॉ फिट कहते हैं। तो ये देखिए जिग सॉ फिटिंग करके दिखाई हुई है। ओशियन, अटलांटिक ओशियन, जो एस शेप का अटलांटिक ओशियन था वो ख़त्म हो गया, और अफ्रीका को साउथ अमेरिका के साथ चिपका दिया, नॉर्थ अमेरिका को अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप के साथ चिपका दिया, और ये चिपक भी गया। कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं बच रहा बीच में। इसी को कहते हैं द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट आपस में मैच करते हैं, है ना। तो जैसे शू और सॉकेट में मैचिंग हो तभी दोनों की जिग सॉ फिटिंग होगी, तो वैसे ही इनकी जिग सॉ फिटिंग हो रखी है। इसमें स्पष्ट नज़र आ रहा है कि कितने सुंदर तरीके से जिग सॉ फिटिंग हुई है। देखिए कैसे साउथ अमेरिका अफ्रीका में फिट हो जाता है पूरा, देखिए। और कैसे आपका इंडिया देखिए पूरा यहाँ पर, इंडिया देखिए पूरा यहाँ घुस रहा है, ईस्ट अंटार्कटिका पूरा अच्छे से चिपक रहा है उसके साथ। तो इस तरह से ये जिग सॉ फिटिंग है, यहाँ पे दोनों प्लेटों की आपस में करके दिखाई है। दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ साउथ अमेरिका, अ ब्यूटीफुल जिग सॉ फिटिंग। तो ये आज की सिचुएशन है अटलांटिक ओशियन। साउथ अमेरिका को उठा के अफ्रीका से, यहाँ से टुकड़ा उठा के यहाँ ले जाके फिट कर दीजिए, और जैसे ही वो टुकड़ा है वहाँ से उठा के लेके जाके फिट कर दिया, ये फिट हो गया। ये देखिए फिट हो गया। हर फोटो में आपको वो टुकड़ा ले जाके फिट करके फिट दिखेगा। देखिए फिटिंग हो गई। ओके, तो अगर कॉन्टिनेंट्स को वापस आज ला करके एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए तो वो फिट हो जाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि वो एक दूसरे से टूटे हैं कभी, वो कभी ना कभी इकट्ठे ही हुआ करते थे। तो
द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट दैट इज़ द जिग्स ऑफ इट इज़ द एविडेंस। और इसका प्रॉपर 1967 में बुलार्ड ने इसका प्रॉपर मैप बना करके कंप्यूटर बेस्ड मॉडल दुनिया के सामने पेश किया, जिससे ये क्लियर हो गया, क्योंकि अब हाथों से उठा के तो मिला नहीं सकते। तो बुलार्ड ने कंप्यूटर बेस्ड मॉडल प्रिपेयर करके दुनिया को दिखाया कि एग्जैक्ट जिग्सॉ फिटिंग एग्जिस्ट करती है, देखिए ये कैसे अटैच हो रहे हैं आपस में। और तब ये क्लियर हुआ कि हाँ, कॉन्टिनेंट्स कभी एक साथ थे इन द फॉर्म ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ड्रिफ्ट हो गए। ओके, नेक्स्ट वन इज द रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन। सेम समय की, सेम उम्र की चट्टानें हैं ओशियन के दोनों तरफ। ये भी आपको अटलांटिक ओशियन के कॉन्टेक्स्ट में मेनली बताया गया है। आपको 2000 मिलियन ईयर्स एगो, आज से 2000 मिलियन ईयर्स एगो की एंशियंट रॉक्स मिल जाएंगी अफ्रीकन कोस्टल एरिया में, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट एरिया में, एंड साउथ अमेरिका के ब्राज़ील रीजन में। तो साउथ अमेरिका में जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको इन जगहों के नाम भी आएंगे, उन नामों को जानना समझना ज़रूरी है। मैप वर्क के साथ ही सारी पढ़ाई होती है, अगर मैप वर्क नहीं किया है तो फिर पढ़ाई ज्योग्राफी समझ पाना मुश्किल है। जगहें दिमाग में हों तभी प्रोसेसिंग हो पाती है। वो कहना ये चाहते हैं, आपको दिखा देते हैं व्हाट दे वांट टू से। तो यहाँ पर देखिए आप, ये साउथ अमेरिका है तो ये ब्राज़ील है जो निकला हुआ हिस्सा है। तो इसलिए जो उस तरफ अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पर जो प्लांट्स हैं, एनिमल स्पीशीज़ हैं या रॉक्स हैं, और भी कई चीज़ें अभी बताएंगे, वो काफ़ी हद तक मिल जाती हैं साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्टल रीजन में पाई जाने वाली चीज़ों से, ख़ास तौर पर ब्राज़ील में, क्योंकि ब्राज़ील का ही हिस्सा टूटा माना जाता है वहाँ से, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। तो इस तरह से नाम ब्राज़ील का आएगा। ओके, तो वो बता रहे हैं कि सेम एज की रॉक्स अक्रॉस द ओशियंस आपको मिलेंगी। जैसे सबसे पहले बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स अगो, जो आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलेंगी। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न रीजन में और साउथ और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न रीजन में। दे आर सिमिलर, दे आर ऑफ सिमिलर एज एंड दे आर सेम रॉक्स। हमने रेडियोमेट्री से उनकी एज पता लगाई है। ओके, तो साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास इस चीज़ के, और ये प्रमाण करता है कि कभी ये जुड़े हुए थे। ये रॉक्स एक ही लैंड मास पर थी, बाद में वो टूट गए और बीच में पानी आ गया। नेक्स्ट चीज़ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अर्लीस्ट मरीन उसी में है, रॉक्स वाले में ही है ये पॉइंट। अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स ऑफ द जुरासिक एज। जुरासिक एज कब है मैंने बताया, हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को ईऑन, ईपॉक, एरा, पीरियड, एजेस ऐसे बांटते हैं। तो एक ईऑन में ही कई एरा हो जाएंगे, ईपॉक हो जाएंगे, एजेस आ जाएंगी, पीरियड आ जाएंगे, क्योंकि ईऑन सबसे बड़ी एंटिटी है ना, ईऑन इज़ द बिगेस्ट एंटिटी। आपने वो लेक्चर्स जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लगाए ही हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं, जब हम पॉइंट नंबर एविडेंस नंबर 2 पढ़ रहे हैं, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस, तो 2000 मिलियन ईयर्स अगो एंशियंट रॉक्स तो सिमिलर हैं, लेकिन दूसरी चीज़ है अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स ऑफ द जुरासिक एज। और जुरासिक एज कब है, 201 मिलियन ईयर अगो से लेके 145 मिलियन ईयर अगो, द जुरासिक एज। वो कह रहे हैं कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे और साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे, है ना। अभी तक तो हम अपने मैप से यही समझ बना पाए हैं दिमाग में। आई होप आप इमेजिन करते रहते होंगे जब मैं ईस्ट वेस्ट कोस्ट कहता हूँ। वो कहते हैं कि साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे और अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे जो मरीन डिपॉजिट्स हैं, यानी कि जो सेडिमेंट पानी बहा करके लाते हैं लैंड से और ला करके जहाँ पे ज़मीन ख़त्म होती है, समुद्र शुरू होता है, वहाँ पे जमा कर देते हैं। तो अफ्रीका से नदियाँ बह रही हैं
और अपने साथ सेडिमेंट ला रही हैं मलबा, तो वो यहाँ पर कोस्टल रीजन में डिपॉजिट करती होंगी। इसी तरह से साउथ अमेरिका से नदियाँ आ रही हैं, अपने साथ मलबा ला रही हैं, तो वो यहाँ पर इस कोस्टल रीजन में जमा करती होंगी। तो वो ये कह रहे हैं कि जो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में मरीन डिपॉजिट्स हैं और जो साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में मरीन डिपॉजिट्स हैं, उन मरीन डिपॉजिट्स की एज जुरासिक एज से पुरानी नहीं है। इसका मतलब वो कब किसी पानी में आके जमना शुरू हुए, वो सेडिमेंट्स किस पानी में आके कब जमना शुरू हुए, जब 200 मिलियन ईयर्स अगो लैंड एक दूसरे से दूर जाने शुरू हुए, लैंड एक दूसरे से दूर जाने शुरू हुए। क्योंकि पहले तो ये दोनों लैंड एक दूसरे से सटे हुए थे, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। फिर जब दोनों एक दूसरे से दूर गए, इनके बीच अटलांटिक ओशियन बना, तो तभी अफ्रीका का ये वेस्ट कोस्ट हो गया और साउथ अमेरिका का ये ईस्ट कोस्ट हो गया। पहले तो जुड़े थे, फिर जब दूर हुए तो गैप आया, तो उसमें पानी भरा, तभी अफ्रीका का सेडिमेंट आके यहाँ मरीन डिपॉजिट की फॉर्म में जमने लगा और तभी साउथ अमेरिका का डिपॉजिट मरीन डिपॉजिट के रूप में जमने लगा। मरीन दैट इज़ एसोसिएटेड विद द ओशियंस, सीज, जो भी उनके पानियों में जम रहा है, मुझे मरीन डिपॉजिट कह रहे हैं। तो उन डिपॉजिट्स को निकाल के जब रेडियोमेट्री वाइज स्टडी किया गया, उनकी उम्र 200 मिलियन ईयर से ज़्यादा पुरानी नहीं है, जुरासिक एज से पुरानी नहीं है। इसका मतलब तभी लैंड सेपरेट हुए हैं, उसके पहले तक तो ये इकट्ठे ही थे। इसलिए इकट्ठे थे तो इसलिए कोई मरीन डिपॉजिट था ही नहीं, लेकिन जब दूर हुए हैं, पानी वहाँ भरा है, तब फिर मरीन डिपॉजिट बनने शुरू हो गए। तो मरीन डिपॉजिट्स का एग्जिस्ट करना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करता है। कौन सा मरीन डिपॉजिट? जिसकी उम्र जुरासिक एज से पुरानी नहीं है, लगभग 200 मिलियन ईयर से पुराना, मिलियन ईयर्स अगो से पुराना नहीं है मरीन डिपॉजिट्स। और ये लैंड इकट्ठे थे क्योंकि हमारे पास 2000 साल पुरानी रॉक्स पाई गई, 2000 मिलियन ईयर्स अगो पुरानी रॉक्स पाई गई हैं दोनों लैंड मास पे, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में। ओके, तो मरीन डिपॉजिट्स का एग्जिस्ट करना जो कि 200 मिलियन ईयर अगो से पुराना नहीं है, वो प्रमाणित करता है कि उसके पहले ये दोनों लैंड कनेक्टेड थे। और 2000 मिलियन ईयर अगो पुरानी चट्टानों का पाया जाना बताता है कि कभी लैंड तब इकट्ठे ही रहे होंगे। ओके, थर्ड एविडेंस है, तो पहला एविडेंस था जिग्सॉ फिट, दैट इज़ द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। दूसरा है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस। तीसरा है TILLITE, दैट इज़ 2 वर्ड से बन रहा है, टिल और आइट, टिलाइट, टिल और आइट, टिलाइट। टिलाइट क्या होता है? देखो, ये वो सेडिमेंट्स होते हैं जो, जैसे नदी अपने साथ मलबा बहा के ला रही है, तो वो फ्लूवियल सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, और नदी ने ला कर के कहीं जमा दिए, नदी ने लाकर जमा दिए, तो नदी के एक्शन से, नदी के कारण जमे हुए वो सारे के सारे डिपॉजिट्स फ्लूवियल हैं। इसी तरह से ग्लेशियर्स जब बहते हैं, ग्लेशियर्स जब आगे की ओर जाते हैं फिर पीछे की ओर आते हैं, तो ग्लेशियर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेडिमेंट्स को लाने और डिपॉजिट करने में, ग्लेशियर्स। ओके, और हम इन, तो सिंपली ग्लेशियर्स ही नहीं, कई तरह से काम होता है, बर्फ़ का जमना, फिर बर्फ़ का पिघलना। तो ग्लेशियल एक्टिविटीज़ के कारण जो डिपॉजिट्स जमा होते हैं उन्हें हम टिलाइट कहते हैं। ग्लेशियल सेडिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? टिलाइट। ये किस रूप में होते हैं? इन्हें क्ले बोल्डर डिपॉजिट्स भी कह देते हैं, क्ले बोल्डर डिपॉजिट्स। बेसिकली टिलाइट्स क्या होते हैं? टिलाइट्स अनसॉर्टेड सेडिमेंट्स होते हैं, सॉर्टेड नहीं होते। सॉर्टेड सेडिमेंट्स क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल, जब रिवर का सिस्टम देखो तो उसका सेडिमेंट सिस्टम क्या है? पहले बोल्डर, फिर कॉबल्स, फिर पेबल्स, फिर ग्रेवल्स, फिर सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले, पूरा सॉर्टिंग है मैटर। और दूसरी तरफ इसी तरह से आ करके जम रहा है लेयर बाय लेयर, पूरा स्ट्रेटा बना है, पूरा सॉर्टेड है मटेरियल। लेकिन जब इस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन प्रॉपर ना हो, मटेरियल सॉर्टेड ना हो, अनसॉर्टेड हो, तो उसको भी हम टिलाइट ही कहेंगे। और ये इसी से पता लगता है कि ये ग्लेशियल सेडिमेंट है। तो इसको हम एक नाम से पुकारते हैं द बोल्डर क्ले डिपॉजिट्स या क्ले बोल्डर डिपॉजिट्स, जिसमें जिन मटेरियल्स की इकट्ठे होने के कोई चांसेस नहीं है, वो इकट्ठे होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं। जैसे
क्ले और इंटरमीडिएट साइज़ के बोल्डर आपको इकट्ठे मिल जाएंगे, एक ऐसा डिपॉजिट होगा। जो पता लगता है कि ये नदी का किया हुआ काम तो नहीं है, क्योंकि जहाँ पे बोल्डर जमा रही है नदी, वहीं पे क्ले भी जमा दिया। ये कैसे? क्ले तो अगले क्रम में जा कर के आना था। तो इसको मैं थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ आपको कि ये कैसे दिखते हैं। ये थोड़ा ऐसे दिखेगा, ये टिलाइट है। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको इंटरमीडिएट साइज़ के, मध्यम साइज़ के बोल्डर भी दिख रहे हैं और ये सारी क्ले भी दिख रही है। ये कुछ ऐसा होता है, देखिए, क्ले विद द बोल्डर डिपॉजिट्स, ऐसा सा कुछ क्ले विद द बोल्डर डिपॉजिट्स। ये ग्लेशियल प्रोसेसेस से होता है। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में जहाँ पर भी गोंदवाना सेडिमेंट सिस्टम्स हैं, गोंदवाना रॉक सिस्टम्स, यानी कि गोंदवाना समय का रॉक डिपॉजिट सिस्टम्स, जहाँ कहीं भी वर्ल्ड में है, ऐसा पाया जाता है कि वो गोंदवाना सेडिमेंट सिस्टम के बेस में टिलाइट होते हैं, टिलाइट्स। इससे क्या बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि इंडिया में दामोदर और सोन रिवर वैली एरिया में गोंदवाना सेडिमेंट सिस्टम्स पाए जाते हैं, गोंदवाना रॉक डिपॉजिट्स हैं। लेकिन सिर्फ वहाँ नहीं है, जबकि दामोदर वैली रीजन इंडिया का 125 सेंटीमीटर रेनफॉल एरिया है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एरिया है। इसके बिल्कुल अलग आपको यही गोंदवाना सेडिमेंट सिस्टम्स, गोंदवाना रॉक डिपॉजिट्स मिलेंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट रीजन में, अफ्रीका रीजन में, ऑस्ट्रेलिया रीजन में और अंटार्कटिका में भी। तो यहाँ पर इनका पाया जाना, मेडागास्कर में भी यहाँ पर इनका पाया जाना, ये बताता है कि ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ये नहीं हो सकते थे अगर ये इंडिया में है, क्योंकि दोनों ही के लैटिट्यूड बहुत अलग है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और ये सारे साउदर्न हेमिस्फेयर में है। ये सारे साउदर्न हेमिस्फेयर में, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। लेकिन फिर भी इंडिया के साथ साथ इन सभी साउदर्न हेमिस्फेयर टेरिटरीज़ में अगर गोंदवाना सेडिमेंट सिस्टम पाया जा रहा है, इसका मतलब ये कभी इकट्ठे थे। उसका एक एविडेंस ये भी है कि गोंदवाना रॉक सिस्टम में जो अपर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स हैं वो रिवर्स के द्वारा लाया गया मलबा है, लेकिन जब अंडरलाइंग डीप जाएं तो जो डीपली सेडिमेंट्स हैं वो ग्लेशियल प्रोसेसेस के वाया जमा हुए हैं। और इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था उसकी इंक्लिनेशन अर्थ के साउथ पोल की तरफ थी, वो ज़्यादा नीचे दक्षिण की ओर था और वो ठंडा इलाका था, वहाँ पर ग्लेशिएशन ज़्यादा हुआ है। इसलिए शुरुआती समय में जब रॉक सारी कंबाइंड, कॉन्टिनेंट सारे कंबाइंड थे सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में, ये सब नीचे थे। ख़ास तौर पर ये गोंदवाना लैंड, ये सारे इकट्ठे थे और नीचे थे। तो यहाँ पर ग्लेशिएशन का इफेक्ट हुआ बिल्कुल शुरुआत में, जब बिल्कुल रड़ा मैदान है, ज़मीन बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पे ग्लेशियर्स का इम्पैक्ट हुआ। तो उसकी वजह से यहाँ पे टिलाइट डिपॉजिट क्रिएट हुए। फिर धीरे धीरे जिसको जहाँ जाना है चले गए। इंडिया इक्वेटर क्रॉस करके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ गया, वो वहाँ रह गए। उसके बाद ये जो शुरुआती इकट्ठे रूप में जब रहते थे, तो जो लैंड फॉर्म होता है वो ऐसा होता है कि उसमें एंटीक्लाइन और सिंक्लाइनल सिस्टम होता है। ऊंची ज़मीन, फिर नीची ज़मीन, ऊंची ज़मीन, नीची ज़मीन। ऊंची ज़मीनों से पानी नीची ज़मीन में आकर के जमता है। ठीक, तो ऐसा पाया जाता है कि ये इकट्ठे थे और बीइंग गोंदवाना लैंड, ये साउदर्न पोल के क्लोज थे। ग्लेशिएशन एजेस ने इनको इम्पैक्ट किया। उसका प्रमाण ये है कि इन सभी में टिलेट पाए जाते हैं, टिलाइट, ग्लेशियल डिपॉजिट्स, दैट इज़ क्ले बोल्डर डिपॉजिट्स। और ये एक यूनाइटेड लैंड थे। जैसे जैसे इन्होंने थोड़ी आगे मूवमेंट की, जो हाई लैंड से पानी बह कर के सिंक्लिनल वैलीज़ में जमा होना शुरू हुआ, डिप्रेशंस में, फर्दर उन्होंने अपना फ्लूवियल सेडिमेंट ला करके जमा करना शुरू किया। और इसलिए धीरे धीरे उस फ्लूवियल सेडिमेंट की वजह से ये जो टोटल कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ, ये हुआ गोंदवाना रॉक सिस्टम, द गोंदवाना सेडिमेंट सिस्टम। और ये भी चल रहा है साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं और एक पॉइंट के बाद दूर चली गई। इसलिए आज जब इंडिया का गोंदवाना सेडिमेंट सिस्टम पढ़ते हैं
तो ऐसा पर लगता है कि किसी ऊंची जगह से नीची जगह की और नदियों ने ला करके उस डिप्रेशन में, उस खड्डे में मलबा जमाया है। ऐसा ही मलबा हमें मिल रहा है साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका रीजन में। लेकिन साथ के साथ एक चीज़ और मिल रही है कि सभी के मलबे के अंदर नीचे टिलाइट पाया जा रहा है। तो टिलाइट नीचे होना और ऊपर फ्लूवियल इरोजन से लाया गया सेडिमेंट लोड होना, ये गोंदवाना सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स की निशानियाँ हैं। तो गोंदवाना डिपॉजिट्स जो हैं, द गोंदवाना रॉक सिस्टम्स, दे आर डोमिनेंटली सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं, इसलिए सैंडस्टोन, शेल्स और कोल का बहुत डोमिनेंस है। सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स में मिनरल्स के रूप में कोल बहुत मिलता है, और इसलिए जो गोंदवाना रीजन, गोंदवाना रॉक सिस्टम है इंडिया का, दैट इज़ राजमहल हिल्स, छोटा नागपुर प्लेचू एरिया, हज़ारीबाग एरिया, दैट इज़ द दामोदर वैली एरिया, इट इज़ द मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया, एंड विच इज़ द मेन मिनरल इज़ द कोल, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम्स है। तो ऐसे में शुरुआत में जब लैंड जॉइंट हैं और दक्षिण की तरफ ओरिएंटेड हैं, पोल के क्लोज हैं, ग्लेशियल एजेस ने, बर्फ़ानी उम्रों ने अर्थ की ग्लेशियल इम्पैक्ट क्रिएट किया पहले, और टिलाइट क्रिएट किया। उसके ऊपर फिर धीरे 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 नदियों ने अपना माल ला करके जमाया, और धीरे धीरे ये दूर भी जाते गए एक दूसरे से, और आज जहाँ पर हैं अपनी पोजीशन पर हैं। तो इस तरह के डिपॉजिट सिस्टम को, दिस सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम को हम कहते हैं द गोंदवाना सेडिमेंट्री सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। और भारत के साथ साथ इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर की रीजन्स